नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज भी बहुत सारी राजनीतिक खबरें हैं, उन खबरों की परतें आज आपके सामने हम खोलेंगे। कहानी कुर्सी की में उन खबरों के पीछे की कहानी आपको बताएंगे। दिल्ली में आज हर बड़ा नेता जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर, सदैव अटल पर, और नीतीश कुमार भी बिहार से आ रहे हैं। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी अब चुनाव केंद्रित एक्शन में दिखाई दे रही है। सीईसी की बैठक बुलाई गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से एक नजर आज की उन खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज डिटेल में बात हम करेंगे और इनकी तह तक हम आपको लेकर के जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहला बताया, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं सदैव अटल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर। और नीतीश कुमार हमें अपने बयानों में ये अक्सर बताते हैं कि जब वाजपेयी जी थे तब कैसा था, तब राजनीति कैसी होती थी, तब दल कैसे मिलते थे, दिल कैसे मिलते थे और हमको वो कितना मानते थे। और आज देखिए सब कुछ बदल गया है। तो सुबह प्रधानमंत्री गए सदैव अटल समाधि स्थल और अब नीतीश कुमार जाएंगे और वो दिल्ली आकर के इंडिया अलायंस के दिल्ली में जितने घटक दल हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनसे भी मुलाकात करने जा रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन वॉर रूम में आज नरेंद्र मोदी क्यों हैं? आज बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की बैठक है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आमतौर पर यह बैठक तब बुलाई जाती है पार्टी के द्वारा जब डेट्स अनाउंस हो जाती हैं इलेक्शन की, और उसके बाद उम्मीदवारों का चयन और सबको लेकर के रणनीति बनाई जाती है, तब ये मीटिंग बुलाई जाती है। लेकिन अभी फिलहाल वक्त है उसमें, और तब ये मीटिंग बुलाना, उसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री और इन राज्यों के नेताओं का शामिल होना, ये क्या बता रहा है? क्या कोई बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है इन चुनावी राज्यों के अंदर? तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ब्रिटेन के, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुरारी बापू की सभा में की कथा में जाते हैं और वहां जाकर वो कहते हैं, बापू मैं यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, हिंदू के तौर पर आया हूं। सोचिए, क्या ये बात आप हिंदुस्तान में कभी कह सकते हैं? कोई नेता कह सकता है? कभी सुना है आपने? इस पर हम आज बात करेंगे। और उन्होंने अपने बात की शुरुआत ही करी जय सिया राम, यहां पर तो हंगामा हो जाता है। और चौथी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, जो इस वक्त संकट में है। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ कमजोर हो गए हैं और तबाही इतनी मच रही है, और यह बार बार हो रहा है कि अब वहां के मुख्यमंत्री ने सीधे प्रधानमंत्री की मदद मांगी है और कहा है कि अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और उसकी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको देखनी चाहिए, और केंद्र की तरफ से जो मदद हो रही है, केंद्र की तरफ से जो निर्देश हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहली खबर पर चलते हैं। 2024 के चुनाव में मोदी को कैसे रोका जाए, इसे लेकर नीतीश कुमार आज एक नया सियासी दांव खेलने जा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हैं हमारे पास, तो दिखा दीजिए। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब वो सीधे जाएंगे सदैव अटल स्थल, समाधि स्थल। वहां जाकर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि वो देंगे। देखिए, उनका रिएक्शन लेने की खूब कोशिश हुई है, कुछ बोले होंगे अगर तो आपको हम जरूर सुनाएंगे। लेकिन वो भाषणों में हमेशा अटल जी को याद करते हैं, और अटल जी की समाधि पर जाने का मतलब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को अटल जी की शख्सियत के सामने खड़ा करना है कि हम भी कभी भी एनडीए में थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री होते थे, अटल जी जैसा व्यक्तित्व था, लेकिन आज हम क्यों अलग हुए, ये बार बार नीतीश कुमार बताते हैं। और आज अटल जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाते वक्त वो उसे अंडरलाइन करने जा रहे हैं कि मोदी में और अटल जी में क्या अंतर है। और इसके अलावा आपको बता दें, वो आज बाकी कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह आप बीजेपी के तमाम लीडर्स गए थे समाधि स्थल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, तस्वीरें दिखाएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोग आज समाधि स्थल पर पहुंचे थे। आज ये अब सुबह की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जाना और उसके बाद दोपहर में पहुंचना नीतीश कुमार का, ये हमें क्या बता रहा है? हर्षवर्धन जी, सीधा समकक्ष खड़ा करने की कोशिश है। अटल जी को तो बहुत याद करते हैं नीतीश कुमार। नहीं, मुझे लगता है कि याद करना भी चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीति आज जहां खड़ी है उसमें अटल जी का, आडवाणी जी का बड़ा योगदान है। अरुण जेटली जी ने उनको बहुत, जिसको कहें कि जब भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह युग से पहले उनके खिलाफ होती थी तो भी यहाँ दिल्ली से लोग बड़ा उनका समर्थन करते थे। लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं कि उनको अटल जी के सामने मोदी जी खड़ा कर देंगे, तो जरा कुछ चीजें सचमुच लोगों को ध्यान में आना चाहिए और बड़ा जरूरी है जानना। जैसे आज ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह हर जगह अपने सहयोगियों का हिस्सा भी खा जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा कर देना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो नीतीश कुमार
नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाया, उनके साथ तय डिनर मना कर दिया। बिहार की बाढ़ में नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर राहत कोष, मतलब एक तरह से कहें कि हर तरह की मदद, हर तरह की एक साथ वाली जो भावना थी वो नरेंद्र मोदी दिखाते रहे। और नीतीश कुमार कहते रहे कि हम एनडीए में हैं, हम सहयोगी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमें पसंद नहीं। ये मैं मुख्यमंत्री रहते की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को छोड़ते नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कुछ भी कहते हैं उनके खिलाफ, तो उनपे जो रोक लगाने का काम करते थे वो यही करते थे। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अटल जी इतने बड़े नेता थे, जन नेता थे, उनका जो एक कहें कि ऑरा था वो बहुत विशाल भारतीय राजनीति में है। खुद नरेंद्र मोदी, उसको आपको याद होगा जब अटल जी के एक शव यात्रा के आगे आगे वो पैदल गए थे, वो अपने आप में अद्भुत दृश्य था। भारतीय राजनीति में किसी नेता के लिए किसी नेता ने नहीं किया। विरोधियों ने उस वक्त लिखा था कि इस पार्टी को अपने बड़ों का सम्मान करना आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आज ये कोशिश करेंगे नीतीश कुमार, तो मैसेजिंग की उनकी कोशिश असफल जाएगी। हाँ, वो अपने वाले खेमे में कुछ जरूर कोशिश कर लें तो वो भले हो सकता है। नहीं, लेकिन जब आपने इतने सारे उदाहरण गिनाए हैं, एक बयान है हमारे पास नीतीश कुमार का, आपको वो इससे अंदाजा मिलेगा कि वो क्या सोच रखते हैं, और उसकी तुलना भी वो हर बार करते हैं, बार बार इस किस्म के बयान देते हैं। अटल जी को लेकर नीतीश कुमार का बयान आप सुनिए जरा। मंदिरों की चार दीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चार दीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है, किसी तरह की घटना घटती थी, तो हम लोगों ने यही कहा, हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे, या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, हम कभी चाहते थे जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहते थे कि नहीं, इसी आदमी को आगे बढ़ना बोलिए। तो अब ये लोग का तो दूसरा व्यू है। चलिए ना, हम उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे और इन लोग को जो मन में आवे जो बोले। तो अटल जी कहते थे इसी आदमी को लाना है हम पटना में हमको, तो और बाकी लोगों का व्यू तो अलग है। तो अलग व्यू वालों ने क्या किया, वो नहीं लाए देवेंद्र? अलग व्यू वालों ने भी उनको लाया, लेकिन उसमें जो बड़ा फर्क सौरभ देखेंगे ना कार्यशैली के हिसाब से, तो उससे आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है और पहले जो उनको ट्रीटमेंट मिलता था और अब क्या फ़र्क आ गया है। जैसे अब सबसे पहला और बड़ा फ़र्क ये आ गया है कि इस बार के गठबंधन में नीतीश कुमार ये चाहते थे कि कोई भी अगर उनकी समस्या हो तो प्रधानमंत्री सीधे उपलब्ध हों उनके लिए, जबकि प्रधानमंत्री दफ्तर से उनसे ये बताया जाता था कि अगर पार्टी रिलेटेड कोई मसला है तो उसके लिए पार्टी संगठन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिहार गठबंधन को लेकर कोई मसला है तो बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में अटल जी सीधे उपलब्ध रहते थे, या आडवाणी जी और अरुण जेटली वाला जो युग था उसमें कोई भी उनको समस्या हो सौरभ, तो आपको हैरानी होगी ये बात जान के। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक बार आया कि पटना में मेयर का इलेक्शन जेडीयू लड़ेगी। सुशील मोदी को इस बात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ था क्योंकि पटना बीजेपी का गढ़ रहा है। उसके बाद जब सुशील मोदी गए नीतीश कुमार से बात करने, तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि आप छोड़ दीजिए इस मसले को, मैंने अरुण जी से बात कर ली है। तो इस कार्यशैली में नीतीश कुमार ने इस कंफर्ट लेवल को एंजॉय किया है, और छोटे से छोटे फैसले भी अगर बीजेपी को कराने होते थे तो उसमें शीर्ष स्तर से बोलना पड़ता था। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे बिहार बीजेपी के पॉलिटिक्स को जो ठीक से जानते हैं कि सुशील मोदी एक तरह से उस दौर में नीतीश कुमार के सामने एकदम से सरेंडर थे। बिल्कुल, इस बार यही कहा ही जाता था। बिल्कुल, उसके पीछे लेकिन सौरभ वजह ये थी कि जब सुशील मोदी को ये पता हो कि उनके दिल्ली के बैठे नेता नीतीश कुमार के एक फोन पे उपलब्ध हैं, तो फिर सुशील मोदी के पास कितनी ताकत रह जाएगी। तो वो सब अब बदल गया, वो बिल्कुल बदल गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए बदल गया। जैसे बीजेपी का कोई सांसद अभी चाहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी कोई बात कहे तो उसको यही कहेंगे कि अगर संगठन का मसला है तो संगठन मंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मतलब बिहार का बॉस तो मैं हूं ही, और इसके अलावा अगर मेरी कोई दिक्कत है तो दिल्ली का बॉस भी मेरी सुनेगा, एक उनकी अपेक्षा ये है। सुने और तुरंत उपलब्ध हो एक फोन पे। उसमें ऐसा नहीं हो कि अगर हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, उस पर यहाँ से रिस्पॉन्ड ना हो। ठीक, तो खैर अभी वो जा रहे हैं अब, लेकिन अटल जी से वाकई आपको लगता है दिल से इतना जुड़ाव है जो आज समाधि स्थल पर जा रहे हैं? समीर साहब, ये सब पॉलिटिक्स है। देखिए, नीतीश कुमार जब राजनीति करते थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी में,
उस समय के साथ जो भारतीय पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था, तो मुझे लग रहा है उस समय भारतीय जनता पार्टी आज के भारतीय जनता पार्टी से बहुत अलग थी। उस समय गठबंधन का दौर था, भारतीय जनता पार्टी को बात अच्छे से मालूम थी कि हमें केंद्र में सरकार बनाना है तो नीतीश कुमार की हमें जरूरत पड़ेगी, जॉर्ज फर्नांडिस की हमें जरूरत है, और इसलिए उस समय एक आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। और ये नीतीश कुमार भी जानते थे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस समय दोनों दलों की और दोनों लोगों की उस समय एक राजनीतिक मजबूरी रही थी कि एक दूसरे को संभाल के चलना। इसलिए अटल जी कवि हृदय आदमी थे, एक शूट मतलब वैसे राजनीतिज्ञ नहीं थे जैसे राजनीतिज्ञ आज होती है। तो वो सहजता सबके लिए उपलब्ध थे। गठबंधन का दौर था, सबको संभालना पड़ता था, सबके साथ लगातार बैठकें होती थी। ये बड़ा फर्क है, आपने बताया कि वो गठबंधन का दौर था, बिल्कुल। ये 303 बीजेपी का दौर है, वो भी है। और फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डेवलप किया है और पूरे देश के अंदर फैलाया है, मुझे लग रहा है हर नेता की वर्किंग स्टाइल अलग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अटल बिहारी अमित शाह डायरेक्ट मिलते तो नरेंद्र मोदी भी मिले। अब संगठन है, संगठन बढ़ाया। एक लाइन में, क्योंकि अब देखिए लोग कई बार सोचते होंगे ना, क्या प्रॉब्लम है नीतीश कुमार को? प्रॉब्लम क्या है? मोदी से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है? आप 14 में अलग हो गए थे मोदी के नाम पर, फिर आप 17 में आ गए, फिर आप 22 में चले गए। इस सब के बीच में अगर एक ही चीज कॉमन है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से क्या ये एक लव हेट रिलेशनशिप है या हेट ही है? नहीं, देखिए इसको अगर सीधे सीधे कहें तो एक लाइन की बात यह है कि नीतीश कुमार को एक समय में ये भ्रम था, ये लगता था कि नरेंद्र मोदी हमारे बराबर के नेता हैं या कमतर नेता हैं। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये भावना नीतीश कुमार के अंदर थी, उसको वो जाहिर कर चुके हैं। वरना 2014 में ही छोड़ देना भारतीय जनता पार्टी को और कोई वजह नहीं थी। और क्या वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार, जिनको भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने पर भी उनके पीछे खड़ी रहे, अपनी पूरी की पूरी पार्टी उनके आगे समर्पित कर दे, अपने नेताओं को तैयार न होने दे। और देखिए किसी भी पार्टी में अगर राज्य के नेतृत्व की अनदेखी करके केंद्रीय नेतृत्व फैसले थोपेगा तो वो पार्टी वहां खड़ी नहीं हो सकती। बिहार में आज तक भुगत रही है, पंजाब में आज तक भुगत रही है। मुझे लगता है कि इसको महाराष्ट्र में निकालना है, बिहार और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। अच्छा चलिए, आज नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के दूसरे एस्पेक्ट की बात भी कर रही हूं। दिल्ली आए हैं तो केवल ऐसा तो नहीं समाधि स्थल पर जाएंगे। नीतीश कुमार बात करेंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ भी। 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। उससे पहले आज 16 अगस्त को नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने जाएंगे। माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक से के संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार अपने नाम पर मुहर लगवाने के लिए कैनवेसिंग कर रहे हैं, वोट जुटा रहे हैं। इस दौड़ में वो जाहिर तौर पर शामिल हैं और बेंगलुरु की बैठक के बाद तो खासे नाराज भी थे। अब ये नहीं मालूम कि उनको कांग्रेस ने और बाकी दलों ने कितना मनाया होगा, लेकिन वहां से तो वो नाराज होकर ही लौटे थे और अब वो चाहते हैं कि संयोजक का पद उनको मिले। इसलिए आज दिल्ली में उनकी मुलाकातों का ये सिलसिला भी चलेगा। देवेंद्र, कुछ खबर है नीतीश कुमार क्या इस पद के लिए ऑपोजिशन खेमे की कोई नाम चुन लिया गया है? अभी तक नहीं। और नीतीश कुमार की यही कोशिश है। उनके सोर्सेज से जब हमने बातचीत की थी सौरभ कल शाम में जेडीयू सोर्सेज से, तो उनका ये कहना था कि उनको अभी पता नहीं कि उनका रोल क्या होगा। और इस बार का जो दिल्ली दौरा है उसमें एक बड़ी वजह ये है कि वो इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या होगा। और ये सौरभ पहली बार नहीं है, आपको याद होगा कि पिछली बार जब वो बीजेपी के साथ आए, उससे पहले जब अपोजिशन में थे तो राहुल गांधी की यहाँ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में नीतीश कुमार ने तब ये कहा था कि प्रोजेक्शन किया जाएगा कि नहीं, और जब कांग्रेस की तरफ से मनाही कर दी गई उसके बाद तुरंत से इन्होंने पाला बदला और बीजेपी के साथ आ गए। एक बार फिर से उसी चौराहे पर नीतीश कुमार खड़े हैं कि सब कुछ उन्होंने माहौल एक बनाना शुरू किया और खुद अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके माहौल बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या जिस चीज़ के लिए वो हकदार अपने आप को मानते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी ना मिले और नरेंद्र मोदी की अपोजिशन में वो खड़े ना हो तो एक बार फिर से नीतीश कुमार सोचना शुरू कर देंगे कि फिर बीजेपी से मैं अलग क्यों हुआ था। क्योंकि बीजेपी के साथ सत्ता चलाने के मामले में सौरभ इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में वो ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में थे बनिस्पत आरजेडी के साथ। इस विरोधी गुट का नेता मुझे नेता मैं समझा जाऊं, बिल्कुल, मैं वो प्रोजेक्शन ऐसा हो कि मैं समझा जाऊं और कल को वैसी तस्वीर सामने आए। भले ही मैं ऑफिशियली इस बात को ना कहूं कि मैं पीएम कैंडिडेट हूं, लेकिन वैसे प्रोजेक्शन ऐसा ही रहे और वैसी तस्वीर उभर कर सामने आए तो वो पद फर्स्ट अमंग इक्वल्स। मैं आप सबके सबसे पहले मैं 2015 में एक पुस्तक का लोकार्पण था और उसमें ये सारे नेता बड़े थे, कांग्रेस के नेता और सब। उसके बाद बाकायदा आर्टिकल्स लिखे गए थे, लेख लिखे गए थे अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में, कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को विपक्ष मान ले दावेदार के तौर पर, तो जो 2014 के बाद 19 का चुनाव होगा उसको विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ सकता है। ये बाकायदा इसके लिए कम से कम 10 ऐसे आर्टिकल लिखे गए थे और
अब कह सकते हैं लिखे गए थे, मैं तो कहूंगा क्योंकि पत्रकारों ने सब लिखा था, और उस वक्त बाकायदा ये कहा गया कि देखिए कितना शानदार व्यक्ति है कि जिसके सेकुलर क्रेडेंशियल पर कम्युनल लोगों के साथ रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी, ये एक तरह से कहें कि उनकी टैग लाइन, यूएसपी ब्रांडिंग के तौर पर किया गया था, और पता चला कि वो फिर से पलट गए, 17 में इधर आ गए, सारा सेकुलर कम्युनल क्रेडेंशियल खत्म हो गया। फिर जब ये स्थिति बनी तो उनको लगा नहीं अब उधर चले जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो अब गुंजाइश नहीं बची है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से आएंगे तो अब वो पहले वाली सहजता वो तो खत्म हो गया। अब तो क्या ये इंडिया अलायंस का के अगवा हो सकते नहीं, आप कह रहे हैं कन्वेंसिंग करने आए, मैं तो कह रहा हूं कि कन्वेंसिंग उनको करने के लिए लालू जी ने भेजा है। वो एक तो है कि अपनी कन्वेंसिंग आप करते हैं, दूसरा है कि उसका भी हित लगा है ना। जैसे छात्र संघ चुनाव में होता जो नेता लड़ता था, उससे ज्यादा एक दूसरा होता था जो वहां विधायक और सांसद की कुर्सी पर नजर लगाए बैठा था, तो कहता तुम जरा जाओ इनसे मिलो। तो ये लालू जी उस रोल में है क्योंकि उनको पता है कि पीएम वाली महत्वाकांक्षा नहीं है, सीएम बेटवा को बनाना है। दिल्ली की तीसरी खबर भी आपको मैं बता देता हूं। दिल्ली में पार्लियामेंट में दिल्ली का बिल पास होने के बाद जिसमें जो सारे अधिकार थे वो केंद्र को दे दिए गए, और इससे बड़े आहत हैं अब अरविंद केजरीवाल। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, और आपको मालूम है इस बात को तो अब पार्लियामेंट में कई बार कह दिया गया कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है, इकलौता राज्य है देश का जहां की विधानसभा जो है वो कभी भंग नहीं की जाती है। विधानसभा जो है हमेशा सत्र में रहती है, उसका सत्र अवसान कभी होता ही नहीं है। क्योंकि किसी नोटिस पर बुलाना हो बुला लो, चाहे 1 दिन के लिए बुला लो, चाहे 2 दिन के लिए बुला लो। वैसे ही इस बार हुआ है, दिल्ली का विधानसभा का सत्र जो है बुलाया गया। और कल के भाषण पर अगर आप गौर करें समीर जी, अरविंद केजरीवाल जी के, तो उस भाषण में केवल दिल्ली के कौन से अधिकार छीने गए, पहले क्या था अब क्या है, पहले ऑर्डिनेंस ले आए, फिर पार्लियामेंट में बिल ले आए, ऐसा किया वैसा किया, हमारे लोगों को सस्पेंड कर दिया, बस यही था। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ है, और जिस हिसाब से उनको बिल केंद्र ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, अब तो कानून भी बन चुका है, तो केजरीवाल को ये बहुत छटपटा दे कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सहयोग से अगर मुझे जो अधिकार मिले थे वापस चले गए। तो बेसिकली 2 दिन का सत्र उन्होंने इसलिए बनाया। हालांकि बीजेपी के जो विपक्ष के नेता है विदुड़ी जी, उन्होंने लिखा है लेटर स्पीकर को कि इस सत्र को 10 दिन का किया जाए, जिससे बाकी मुद्दों पर भी हम चर्चा कर सके। दिल्ली में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में हम चर्चा कर सके, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में हम चर्चा कर सके, और बाकी मुद्दों पे भी हमें बात करना है, लेकिन वो होगा नहीं। बेसिकली 2 दिन का सत्र बुला ही इसलिए गया है कि मुझे लगता है कि ये अब सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे और ये कहेंगे कि दिल्ली के 2 करोड़ जनताओं का अधिकार को मारा गया है और उनके साथ धोखा दिया। आपको देखिए एक और इंटरेस्टिंग खबर इससे जुड़ी हुई, कांग्रेस मुख्यालय में आज दिल्ली पर ही एक बड़ी बैठक हो रही है, और इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हैं, अजय माकन, संदीप दीक्षित, सब दिल्ली के बड़े नेता हैं। और मीटिंग से पहले संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के फंदे में फंसे हुए हैं। केजरीवाल पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इस पर हम पार्टी नेताओं से जानना चाहते हैं। सुनिए संदीप दीक्षित की बात। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलायंस साफ कर दी गई है, वो आम आदमी पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी का क्या निर्णय है क्या नहीं है ये हम लोगों को पता नहीं। और देखिए, अलग अलग बातें होती हैं। मैंने जब कहा था कि इनका जो अध्यादेश है इसका सही है, और क्योंकि ये तो मुख्यतः अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो फंदा खसा है और जो भ्रष्टाचार के केसों में फंस रहे हैं, उसने केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था। विषय भी तो महत्वपूर्ण है ना, आप किन कारणों से करेंगे। हमको अगर हमारा मत, पार्टी का मत एक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है पार्टी क्या सोच रही है, तो पार्टी को भी हमें बताना पड़ेगा, या कम से कम मैं तो चाहूँगा कि पार्टी हमें भी बताए कि भाई अगर वो कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो मेरे सुझावों से अलग है तो अपनी बात बताए। और होता है हमारे, ऐसा नहीं कि पार्टी में संवाद नहीं होता है। संदीप दीक्षित ने तो बिल्कुल झंडा उठा रखा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, बार बार वो यही बात कह रहे हैं। और आज एक नई बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा ये अलायंस की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, ये अलायंस अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी, हमारी मजबूरी नहीं है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें अरविंद केजरीवाल के साथ रहना है कि नहीं रहना है। और अभी मीटिंग होने जा रही है, तीसरी मीटिंग होने जा रही है इंडिया अलायंस की, उससे पहले ये आपको सुनने को मिल रहा है। क्या वाकई आपको लगता है देवेंद्र कि अब जो हुआ, जो कुछ पीछे हुआ, अब उसके बाद निकल गई कहानी बिल की, तो अब कांग्रेस पार्टी में कुछ रीथिंक होगा, अरविंद केजरीवाल को साथ रखें या नहीं रखें? और नीचे के लेवल पे ज़रूर है सौरभ, लेकिन ऊपर के लेवल पे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर के लेवल की एक ही चिंता है, और वो चिंता सिर्फ ये है कि ऐसा गठबंधन बना लो जो कि बीजेपी का रास्ता रोके। उन्हें पता है कि दिल्ली में अपने दम पे वो एक भी सीट हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन में जाते हैं और 2 सीटें लड़ने को मिलती हैं तो उन 2 सीटों पे वो अच्छा कर सकते हैं। ऊपर के लेवल पे थिंकिंग यही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है सौरभ, पंजाब का उदाहरण ले लें, बंगाल का उदाहरण ले लें, सब जगह कांग्रेस पार्टी के लिए गठबंधन को लेके
ऐसी ही स्थिति है, लेकिन क्योंकि शीर्ष स्तर को पता है कि अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो हमारे लिए 2024 का चुनाव कहीं नहीं रहेगा, तो उस लिहाज से जो नीचे की यूनिट पे जो असंतोष है या जो नाराज़गी है या जो रीथिंक है, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा सौरभ कि जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आएगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दोनों जगह ही बड़ी समस्या होगी कि अगर नंबर्स के हिसाब से छोड़िए वो कौन सी 2 सीटें छोड़ना चाहेंगे, चाहे दिल्ली की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, वो एक बड़ी समस्या होगी और वहां पर देखना होगा कि क्या ये दोनों बैलेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन नीचे के लेवल की जहां बात कर रहे हैं वहां तो फुल नाराजगी है। वो तो कह रहे हैं पार्टी हमें बताए, हमारी सोच तो आपको मालूम है, पार्टी बताए किस नाते आपने ये जो है फैसला किया, अलायंस किया है। उसकी वजह ही है ना सौरभ की कांग्रेस का सारा वोट तो गया ही आम आदमी पार्टी की तरफ, तो अगर अलायंस करके तो आप और हमेशा के लिए इसके गले में फंदा फंसा है, उसके साथ क्यों हम जा रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूल की है। कई बार होता है कि हम उसको तुरंत नहीं समझ पाते हैं, जहां खड़े होते हैं ना उस पर बहुत सापेक्ष भाव में हमको चीजें दिख रही होती हैं, जिसको कहते हैं कि उससे पीछे हट के 2 कदम देखने की हमारी क्षमता नहीं रहती है। कांग्रेस को सचमुच जो देवेंद्र ने कहा अभी कि उनको बस लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने हम क्या करेंगे, लेकिन जरा आप सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपने मूल को त्याग दिया। राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में हमेशा सत्ता में रही है, उसने अपने केंद्र वाले अधिकार, भले ही वो सत्ता में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो केंद्र के लिहाज से उसको सोचना चाहिए था। जो उनका मूल था उसको छोड़ दिया। आपकी पार्टी के नेता संदीप दीक्षित खुलकर बोल रहे हैं, अजय माकन पता नहीं क्यों शांत हो गए हैं, शायद उनको कह दिया गया होगा या जो भी इस वक्त उनकी पार्टी में स्थिति हो, लेकिन वो भी लगातार ये कह रहे थे। कांग्रेस की पूरी यूनिट जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किए और बरसों बाद, मतलब जब से अरविंद केजरीवाल 2011-12 के बाद से अगर कह दें तो आम आदमी पार्टी के सामने पहली बार कांग्रेस खड़ी हो रही थी। उन्होंने लीकर घोटाले के सबूत जुटाए, वो अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड पर उन्होंने हमला किया, नियुक्तियों में कैसे गड़बड़ी की केजरीवाल सरकार ने उस पर हमला किया, और इस सब के बाद अचानक उनकी पार्टी कहती कि नहीं भाई तुम लोग कुछ बोलो नहीं, क्योंकि हमें बड़े दूसरे वाले कुछ समझौते करने हैं, इसलिए छोड़ दो, अभी राहुल जी का मसला है, तुम सब छोड़ दो। मुझे लगता है ऐतिहासिक भूल कर रही है। शायद संदीप दीक्षित ये बाहर और अंदर जिस तरह से बोल रहे हैं, शायद उनको सद्बुद्धि है, मुंह से तो जबान से तो कोसेंगे ही, हाथ चाय मिला लें। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बार जब अध्यादेश को लेकर जब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन मांगा था और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इसका विरोध किया था आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने का, तो केंद्रीय नेतृत्व तो एक बार प्रदेश संगठन से इस बात पर सहमत हो गया था कि हमें केजरीवाल का समर्थन नहीं करना है। लेकिन ममता बनर्जी ने, नीतीश कुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के, बड़े शीर्ष नेताओं पर दबाव डाला कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे अगर गठबंधन करना है तो आपको केजरीवाल का सपोर्ट करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी का इस बिल को लेके, और बड़े दृष्टि से आपको ये देखना चाहिए। दिल्ली का प्रश्न मत देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जरूर कांग्रेस केजरीवाल के विरोध में जाने की तैयारी में थे, लेकिन बड़े पार्टियों के प्रेशर के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ दिया, और मुझे लग रहा है अब केजरीवाल के साथ वही स्थिति है। कांग्रेस के लिए पीछे कदम खींचना बहुत मुश्किल होगा एक बार गठबंधन में आने के बाद, क्योंकि अब ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का साथ देगी, नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल का साथ देगा, बीआरएस अरविंद केजरीवाल का साथ देगी। अब खुद की पार्टी के नेता नाराज होते हो तो हो, अब कांग्रेस रहेगी साथ। लक्ष्मण रेखा लाल ली है, अब वापस कदम पीछे खींचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तीसरी बैठक उन्हीं के महाराष्ट्र में होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।